हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 की ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। और हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में आपकी हेल्प कर रही है। यहाँ पे जो है इन सारे टीचर्स से आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है हम सारे ही टीचर्स, फैकल्टी मेम्बर्स मिलके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अपने घर बैठ कर के प्रॉपर नोट्स लीजिए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए और साथ के साथ उनको फॉलो भी कीजिए, ठीक है। तो व्हाट वी वर स्टडिंग अबाउट, अगर पढ़ाई की बात करें थोड़ी सी, है ना, मस्ती तो बहुत हो गई, चलो पढ़ाई की बात भी कर लेते हैं। पढ़ाई की बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने अभी तक पढ़ लिया है किसके बारे में, मॉडल्स के बारे में, ठीक है, फंडामेंटल्स पार्टिकल के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये तीन यहाँ पर जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ओके, और इसके अलावा हमने पढ़ा अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स, हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। दोनों में ही कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफेक्ट्स हमें देखने को मिले, ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद आज हम यहाँ पर उन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करेंगे और स्टडी करेंगे किसके बारे में, बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, ठीक है। बोहर ने क्या अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसके थ्रू यहाँ पर एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चला, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपना मॉडल दे करके इसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर आप इससे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाकर के आपको अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको इसका सैम्पल मटेरियल मिल जाएगा और यहाँ पर इसका जो है कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे डीपीपीज वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो फटाफट से आप यहाँ पर जाएं, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें अपनी रेलेवेंट क्लास को। फॉर क्लास 9 द ग्रुप लिंक इज TTB009। वहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं talkingtextbooks.in की वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जब जाएंगे, है ना, तो आपको यहाँ पर फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th चूज करना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर बहुत सारी करने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड ऑन इन दोज मॉड्यूल्स, ओके। और यहाँ पर उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। और अगर कुछ समझ ना आए उसमें से पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल। उन लेक्चर्स को देखिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। फिर भी समझ ना आए तो यहाँ पर आपको जो है हमारा पर्सनल टच मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। आप मतलब जब चाहें अपना डाउट जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो सारी ही चीज़ें आपको इन पैकेजेस के अंदर दी जा रही हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे बाय नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो फटाफट से बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे ऑब्वियसली चले जाओगे और वहां पर जाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, कितना, यहाँ पर 30% का। और वो कैसे मिलेगा, जब आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, क्या, AM लाइव,
ठीक है, कूपन कोड याद रखना है, AM लाइव अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन तो इन नंबर्स पे कॉल करके फटाफट से पूछ लें। ठीक है, इससे पहले कि आप सब्सक्रिप्शन लें, अपनी डाउट और अपनी क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को फटाफट से क्लियर कर लें। ठीक है, पहले क्लियर करें, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लें। ओके, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए और फिर जो है इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आगे बढ़े तो लेक्चर को शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, और बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। ओके, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लो क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ओके, एज वी डू द प्रेयर, ओके, एज वी डू द मॉर्निंग आर रिचुअल्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कार्डिनल प्रॉमिस करना भी ज़रूरी है। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ठीक है, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लो भाई। ओके, चलिए ना, आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने क्या मॉडल दिया? नील बोहर इनका पूरा नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ऐसे नील बोहर इनका पूरा नाम था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना एक मॉडल जो है प्रेजेंट किया। उस मॉडल में इन्होंने क्या समझाया कि एटम किस तरीके से स्टेबल है। एटम की स्टेबिलिटी को मेनली जो है इन्होंने यहाँ पर समझाया और कवर किया किसे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए थॉमसन और रदरफोर्ड ने अपना क्या मॉडल दिया था, किस तरीके से उसे प्रेजेंट किया था, फिर ही आप यहाँ पर बोहर के मॉडल को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जाकर के देखें पहले। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल समझें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझें और फिर यहाँ पर बोहर एटॉमिक मॉडल आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर के बारे में और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर वाकई में जो है कैसे बना। ठीक है, सो बोहर एटॉमिक मॉडल और बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, सो बोहर ने ये अपना मॉडल दिया कब, 1913 के अंदर। 1911 में यहाँ पर रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें जो है कंक्लूड की है अपने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ओके, तो न्यूक्लियर मॉडल को फिर यहाँ पर उन्होंने 1900 जो है 11 में प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स निकले। ठीक है, लोगों ने क्वेश्चन पुट डाउन करना जो है स्टार्ट किया और उसमें से वो कुछ क्वेश्चन जो है आंसर नहीं कर पाए, एंड दैट वर द क्वेश्चंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और करते करते वो एक स्पाइरल फॉर्म जो है बना रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी लूज करेगा और लूज करता करता यहाँ पर जो है उसका साइज छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जो है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं है, एटम इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो इस चीज़ को वो यहाँ पर समझा नहीं पाए थे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को समझा नहीं पाए थे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर बोहर ने अपना दिमाग लगाया और तिगड़म लड़ा करके इन्होंने जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रखे, पॉस्टुलेट्स रखे, सुझाव रखे। ठीक है, उनकी कमियों को इन्होंने क्या किया, दूर किया। ठीक है, और एक नया सिस्टम लेके आए। ठीक है, इन्होंने अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पर बताया ओके कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसके अंदर, एटम के अंदर। ठीक है, टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
ओके, बोहर प्रपोज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत छोटा है, ठीक है, हायर क्लासेस में यानी कि 11th-12th के अंदर आपको ये जो है डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे फिर से ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए चैप्टर आएगा और उसके अंदर आप जो है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे बोहर मॉडल के जो उन्होंने दिए, किससे, इस मॉडल से, है ना। कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर, पर्टिकुलर शेल्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है किनके अंदर, शेल्स के अंदर। इन शेल्स को उन्होंने नाम दिया क्या, ऑर्बिट। ठीक है, एक ऑर्बिट, यहाँ पर प्लैनेटरी मॉडल बोला गया, रदरफोर्ड मॉडल को। ठीक है, तो वो क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ऑर्बिट, और उन्होंने नाम दिया क्या, शेल्स। ठीक है, बोहर ने क्या नाम दिया, उन्हें शेल्स नाम दिया। शेल्स क्यों दिया, क्योंकि 3 डायमेंशनल, वो किसी एक प्लेट की शेप में नहीं है, ऐसे प्लेन नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ऐसा नहीं है, वो 3D शेप के अंदर। ठीक है, 3D है तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 3 डायमेंशनली यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, इसलिए उसे जो है यहाँ पर शेल नाम दिया गया। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया कि सारा जो है पॉजिटिव मास, ठीक है, यहाँ पर कहाँ एक्यूमुलेटेड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं किसमें, शेल्स के अंदर। ठीक है, इतना हमें पता है, इतना हमें समझ आ गया। न्यूक्लियस की हमने जो है डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है, और यहाँ पर एटम का सारा मास जो है किसकी वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोस्टुलेट्स को देखते हैं, किसके, बोहर्स के। ठीक है, तो बोहर ने क्या बोला, दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम के पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये बात हमें पता है सबको। वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, जहां पर सारे ही प्रोटॉन क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ओके, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और वो कहाँ प्रेजेंट है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर बोहर ने क्या बोला पहले पोस्टुलेट में कि यहाँ पर एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, सारा मास उसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, और साइज जो है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है, और यहाँ पर ये सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। ये क्या है, यहाँ पर ये पूरा आपका न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है जो कि प्लस है, न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि इसका मास बताते हैं। ठीक है, ये सेंटर में प्रेजेंट है, और इसका साइज जो है बहुत ही छोटा है। ये बेसिक चीज तो हमें समझ आती है। ठीक है, नाउ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट्स हैं, जिनके अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, एटम क्या है, 3D है ना, तो ये 3 डायमेंशनल है। इसके चारों तरफ यहाँ पर जो है क्या बनी हुई है, एनर्जी लेवल बनी हुई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर शेल बी द एनर्जी एसोसिएटेड। ठीक है, यहां पर आप देखें कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा वो जो है बड़ा है, और उसका एनर्जी लेवल भी क्या है, बड़ा है। यानी कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर किसके अंदर प्रेजेंट है, इन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट है, इन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट है, और जितना उसका डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होने वाली है, एनर्जी होने वाली है। ठीक है, तो मतलब इसकी एनर्जी क्या है, इससे ज्यादा है। सपोज अगर मैं इन्हें नाम दे दूं, जैसे KLMN इन्हें नाम दिया गया। ठीक है, सो these orbits are also called the energy level and are numbered as 1 2 3 4 और KLMN from the nucleus to outward। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि न्यूक्लियस से इधर की डायरेक्शन में
जब आप आते हैं तो इन्हें KLMN जो है नाम दिया गया। तो K की एनर्जी जो है वो क्या है, सबसे कम है, ठीक है, फिर L की है और फिर M की है और फिर N की है। या फिर इन्हें हम नाम दे दें क्या, E1 नाम दे सकते हैं, E2 नाम दे सकते हैं, एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4। तो एनर्जी लेवल जो 4 है वो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। E4 की एनर्जी लेवल जो है क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसका साइज भी बड़ा है, इसलिए इसका एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सभी की इसके अंदर डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या है, प्रेजेंट है, ओके। और इन्हें यहाँ पर शेल के नाम से जाना गया, ठीक है, KLMN शेल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। इन्हें नंबर भी दिया गया, ठीक है, कितना, 1 2 3 4, ओके। तो ये बेसिक एग्जांपल, और भी बढ़ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ 4 ही है, ठीक है, 5 6 7 8 भी हो सकती हैं, ओके। एक बेसिक यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है इसे प्रेजेंट किया गया, ठीक है। 2 पोस्टुलेट समझ आया यहाँ पर, ओके। एक तो न्यूक्लियस के बारे में और एक यहाँ पर इन एनर्जी लेवल्स के बारे में, शेल्स के बारे में, ठीक है। ये एक प्लेट की तरह नहीं है, इस तरीके से 3 डायमेंशनल है, ओके। अंडरस्टूड, समझ आया? इसे नोट करें एक बार फटाफट से। 2 पोस्टुलेट है ना, बोहर, ओके, किस तरीके से उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया, ओके, समझ आया? आगे बढ़े, चलो। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर, अब एटम क्या है, स्टेबल है। एटम क्या है, स्टेबल है। जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जब रिवॉल्व कर रहे हैं, तब वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करते, तब वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करते, मतलब एनर्जी लूज नहीं कर रहे, तो एटम इसका मतलब क्या है, स्टेबल है। ये चीज बताई कहां पर, बोहर, ठीक है। पहले क्या था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। तो अल्टीमेटली लूज करता करता वो यहां पर जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, समा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पर इसका पहले कुछ डिजाइन था, ओके। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी बुक्स में कि ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ, और एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो उसका साइज जो है कम होता जाएगा। कम होते होते अल्टीमेटली वो क्या करेगा, यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर जाकर के फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। इस चीज को यहाँ पर रॉन्ग प्रूव करते हुए बोहर ने बोला कि एटम जो है वो स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है शेल के अंदर, अपने ऑर्बिट्स के अंदर, तो वो एनर्जी एमिट नहीं करता, है ना। यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। वो जब रिवॉल्व करता रहता है तब वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता, ठीक है। बट हाँ, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर रेडिएट नहीं कर रहा, एनर्जी ऐसे छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यानी कि the emission or absorption of energy in the form of radiation can only occur when electron jump from one stationary orbit to another. जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा, ओके, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पे, ठीक है, तब वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। while revolving it do not emit the radiation, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो एनर्जी जब एमिट कर रहा है यहाँ पर, ओके, डेल्टा ई इज द कांस्टेंट एनर्जी, यहाँ पर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज एच, ओके, एच म्यू। तो एच म्यू क्या है यहाँ पर, एच इज योर प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है।
यहाँ पर क्या कर रहा है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर, सॉरी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। यानी कि ये नीचे वाला ऑर्बिट है, सपोज 1 में है, ओके, यानी कि के शेल में है, KLM, ठीक है, 3 शेल हैं, तो के से जब इसको एल में जाना है तब ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी, और कब जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब इसे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जंप करना है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट एंड इज एमिटेड व्हेन इट मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। अब इसे क्या करना है, 2 से 1 में आना है, तो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, यानी कि एमिट करेगा, ठीक है। लोअर से जब हायर में जाना है तब क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यानी बड़ा बनना है तो ज्यादा खाना पड़ेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी फूड ज्यादा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक्वायर, खाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी कहां से मिलेगी, फूड से मिलेगी, ठीक है। और यहां पे क्या करना है, एनर्जी लूज करनी है, वेट लूज करना है, तो खाना कम खाना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी जो अंदर है ऑलरेडी उसे भी यहाँ पर जो भी फैट प्रेजेंट है उसे हमें लूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। When electron move from inner to outer orbit by absorbing a definite amount of energy, the new state of electron is said to be the excited state, ठीक है। जब यहां पर इनर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है कब, आउटर ऑर्बिट में, यानी कि के से एल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ओके, ये क्या है यहाँ पर, के से एल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ओके, ये यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर तो एनर्जी एमिट होगी, ओके। सो यहाँ पर देखिए जब के से एल के अंदर जा रहा है, ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, इनर से आउटर ऑर्बिट में जब जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो न्यू स्टेट होगी, यानी कि 2 की स्टेट जो होगी, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसकी क्या कहलाई जाएगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाई जाएगी, ठीक है। उस न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी द एक्साइटेड स्टेट, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट, ओके। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तब वो किसी तरीके की यहाँ पर एनर्जी जो है लूज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन और लॉस करता है जब वो क्या करता है, जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट और हायर टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, तब वो एनर्जी गेन और लॉस करता है। जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तब वो यहाँ पर किसी तरीके की एनर्जी जो है रेडिएट नहीं करता, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, ओके। यहाँ पर जब लोअर से हायर में जाएगा, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो स्टेट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है इतना, ओके। यही है इस पॉइंट के अंदर, ओके। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब जंप करता है तो एनर्जी लूज करता है और गेन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बाय द टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एनी वन स्टेट अलाउड इज द स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर वो किसी एक स्टेट ऑर्बिट में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, और यहाँ पर वो किसी तरीके की एनर्जी लूज नहीं करता, जैसे कि मैंने अभी बताया, ओके। और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड और नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी एक ऑर्बिट के अंदर वो फिक्स जो है रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या है, उसका स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसे हम यहाँ पर नॉर्मल स्टेट बोलते हैं या फिर ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या कर रहा है, रिवॉल्व किए जा रहा है, यानी कि वो जंप नहीं कर रहा, ठीक है, वो अपनी ऑर्बिट में खुश है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और जब लोअर से हायर में जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि वो एक्साइटेड होता है ना। चलिए नेक्स्ट, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही होते हैं वैसे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मूविंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रही है, यानी कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो यहां पर वो उस ऑर्बिट के अंदर क्या है, फिक्स है, बट दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो रिवॉल्विंग में यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स लग रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। वो फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव क्या हो रहा है, ट्रैक्ट हो रहा है। यानी प्रोटॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियस की तरफ कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, बंधे हुए हैं फोर्स से, ठीक है, जो उन्हें बांधे हुए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये दोनों पॉस्टुलेट भी समझ आए, इजी थे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ एज सच टफ नहीं था। ओके, एक होती है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट, एक होती है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन अपने जो है नॉर्मल स्टेट में अवेलेबल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपनी स्टेशनरी स्टेट में अवेलेबल है, स्टेशनरी ऑर्बिट में अवेलेबल है, तो उसे हम बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, या फिर नॉर्मल स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से यहाँ पर हायर ऑर्बिट में जाता है, तो उसे हम बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ओके, एंड यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, वहां पर उसके बीच में जो है कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मूविंग इलेक्ट्रॉन टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अंडरस्टूड, समझ आए। दो पॉस्टुलेट, तो 5 लगभग पॉस्टुलेट हमने जो है इसके कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग को समझाया है किसने, बोहर। ठीक है, कि वो यहाँ पर मेन पॉइंट इसका यही है, ओके, कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते वक्त कोई रेडिएशन नहीं रिलीज कर रहा, यहाँ पर एनर्जी एमिट कर रहा है जब वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। ठीक है, ये 2 पॉइंट है मेन, और उसे इन्होंने नाम दिया ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और न्यूक्लियस के तरफ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज आउट ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन 2π यानी कि रेडियस। ओके, तो m क्या है यहाँ पर, ये mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं l से। ठीक है, या फिर इसका फॉर्मूला होता है mvr। ओके, तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, mvr यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, द एंगुलर मोमेंटम कैन हैव द वैल्यू सच एज h/2π, 2h/2π, 3h/2π, but it cannot have the fractional value. Thus the angular momentum is quantized. यहाँ पर क्या है, fixed, quantized for the particle. Okay, so the specific circular orbit are called यहाँ पर stationary orbit, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, उसका स्टेशनरी ऑर्बिट है, क्योंकि उसका यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, इक्वल है, ठीक है, टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो इसलिए
यहाँ पर वो उस ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है उसे। नाउ नेक्स्ट, समझ आया, ये चीज समझ आई आपको? ओके, तो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, बेसिकली उसने जो है यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अपना, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया KLMN, उनको नंबर भी दिया उन्होंने, व्हाट, क्या नंबर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, समझ आया? नाउ स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एटम जो है यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर नाउ डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट के अंदर, ठीक है, कौन से 2 पार्ट के अंदर जो है एटम यहाँ पर डिवाइडेड है? एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है आपको पता है, सेंट्रल पार्ट जो कि अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, एंड जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, एंड देन देयर एग्जिस्ट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है क्या आपका एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ओके। तो एक तो न्यूक्लियस वाला पार्ट यानी कि बीच वाला पार्ट, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, इसी में समा गया आपका क्या, पूरा एटम, ओके, अंडरस्टूड। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर एटम का पूरा मास रहता है, और उसका साइज जो है क्या है, बहुत छोटा है ना। न्यूक्लियस यहाँ पर S जो है इधर कर देते हैं अपन, ओके, इसे काट करके, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस कहाँ पर सिचुएटेड है, सेंटर पे सिचुएटेड है। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, सारे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है जो है वो क्या है, प्रोटॉन है, और ये N यहाँ पर ये ब्लू वाले जो हैं वो क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। नाउ देयरफॉर द एंटायर मास ऑफ द एटम इज ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सारा ही मास यहाँ पर एटम का किसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। ओवरऑल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव ड्यू टू the presence of positively charged proton. Neutrons do not have any charge. Okay? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं, ये क्या है, न्यूट्रल है, और सारा चार्ज किसके ऊपर होता है, यहाँ पर प्रोटॉन्स के ऊपर रहता है, इसलिए न्यूक्लियस आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये 2-4 पॉइंट हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इन्हें, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, पूछ सकता है आपसे, ओके, समझ आया। नाउ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि अप्रोक्सीमेट, ओके, इमेजिन कर सकते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power minus 13 centimeter, and its density is of the order of 10 raised to the power 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना कम इसका क्या होता है, रेडियस होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, 10 raised to the power minus 13, इमेजिन कर सकते हैं आप कितना ज़्यादा छोटा है इसका रेडियस, किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। एटम की कंपैरिजन में बहुत छोटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक स्टेडियम को हम क्या करें, एटम कंसिडर करें, और जो क्रिकेट बॉल है उसे हम वहां सेंटर में रख दें स्टेडियम के, तो वो क्या है, उसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं एटम कितना बड़ा है और न्यूक्लियस कितना छोटा है, और उसका सारा मास प्रेजेंट है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूट्रॉन भी वहां पर उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी उसके अंदर मास ऐड कर रहा है जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस का पूरा जो है सारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, सेंटर के अंदर सिचुएटेड रहता है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एंटायर मास न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ओवरऑल चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इसका यहाँ पर रेडियस जो है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, ओके, अंडरस्टूड। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट फॉर न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं किसके, न्यूक्लियस के, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। आगे बढ़े नाउ, नोट किया आपने, चलिए आगे बढ़ते। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ओके, यहां पर हम देखते हैं क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यहां पर क्या होता है, और इन द रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि यहां पर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूसली। क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जीज, ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इन फिक्स्ड एनर्जी, ओके, जिस ऑर्बिट के अंदर, अपनी ऑर्बिट के अंदर, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, जैसा कि बोहर ने हमें समझाया, ओके। दीज एनर्जी लेवल्स आर डेजिग्नेटेड एज KLMN। इन एनर्जी लेवल को हम KLM और N के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। उसे हम 2n² के फॉर्मूला से जो है अकोमोडेट करते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पर बताते हैं। वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 है ना, जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर भी बढ़ता जाएगा। और वो अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम कैसे बताएंगे, वो हम इस फॉर्मूला से बताएंगे, दैट इज 2n²। ये भी किसने दिया था, बोहर ने ही दिया था, ठीक है, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, एक शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ये किसने बताया था, बोहर ने बताया था, ठीक है, ओके। समझे, ठीक है, आगे बढ़े, चल नाउ अब किस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, देखिए ये न्यूक्लियस है आपका, ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एनर्जी लेवल है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जो सबसे क्लोज है किसके, न्यूक्लियस के, इसका नाम है क्या, के, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको इस फॉर्मूला से पता चलेगा, ठीक है। ये के शेल है, सबसे पहली के शेल है, इसका नंबर क्या है, 1, यानी फर्स्ट शेल। फॉर्मूला में अगर हम n की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो कितने, 2, कितने आएंगे, 2। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड एनर्जी लेवल है क्या, L। ये क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल, ये इसका नाम क्या है, L। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L एनर्जी लेवल, दैट इज सेकेंड। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, 8, ठीक है, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन कम इज 8, है ना। इसके अंदर कितने एनर्जी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओके, 1 2 3 4 एंड 4 मोर,
ओके 1 2 3 4 ओके। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही थर्ड के अंदर, थर्ड एनर्जी लेवल जो तीसरे नंबर का है दैट इज एम, उसके अंदर कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरीके से फोर्थ वाला, फोर्थ एनर्जी लेवल दैट इज एन, इसके अंदर 4 2n स्क्वायर 32 ओके इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अभी तक जो है यही हमारे काम आता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द वेरियस शेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में दैट इज एन शेल में आ पाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओके। ये पता किससे चलेगा, उस फॉर्मूले से, ठीक है। नंबर ऑफ शेल में जब हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन तक जो है आ सकते हैं, ठीक है। पहले वाली सबसे छोटी है, इसका रेडियस जो है सबसे यहाँ पर कम है क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, इसलिए इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है रेडियस भी इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होता है तो उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पर उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन शेल है वो सबसे दूर है किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल बहुत बड़ा है, उसका रेडियस भी बड़ा है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। समझ आया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ओके, समझ आया आपको, ठीक है। इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से ही फिर हम जो है आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़ें, चलिए, ओके। So each energy level is further divided into subshell and designated as SPDF। अब ये थोड़ी सी हायर लेवल की बात आ गई, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा हायर लेवल वाली बात है कि यहाँ पर फर्स्ट शेल कंटेन एक सबशेल, अब इन शेल के अंदर भी फर्दर सबशेल है, ओके। जो है दिमाग को आपको ठंडा रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे करके अपन सब कुछ यहाँ पर समझेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में हम जो है जा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर के स्ट्रक्चर समझ रहे हैं किसका, एटम का, ठीक है। ये एक्चुअली में वैसे तो आपके जो है यहाँ पर 11th क्लास में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, SPDF, यहाँ पर सब शेल्स क्या होती हैं, ओके। बट हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल भी लेके चल रहे हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा हायर लेवल टच होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से समझनी होगी। इससे पहले जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इससे पहले जो अभी तक का हमने पढ़ा बेसिकली वो यहाँ पर NCERT लेवल तक का, ठीक है, वो क्या था, NCERT लेवल तक का, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट शेल जो K शेल है, ठीक है, उसके अंदर एक सब शेल कंटेन करती है, ठीक है, और जो सेकंड शेल है इसके अंदर 2 सब शेल जो है कंटेन होते हैं, जो थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, इनके अंदर 3 और 4 सब शेल कंटेन होते हैं, ठीक है। अब सबशेल को हमने जो है यहाँ पर नाम दिया है क्या, SPDF, ठीक है, SPDF जो है हमने इन्हें नाम दिया है। द शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सबशेल एंड द सबशेल कंटेन ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप जो है अभी कवर अप नहीं हो पाएगा और आप यहाँ पर फालतू ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक विल टच एंड कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझाएंगे, ऑर्बिटल जो है सब क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी हैं, ओके। सो डोंट वरी, वी विल स्टडी देम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा, बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हमने देखा कि बोहर ने क्या पॉस्टुलेट दिए और यहाँ पर उन्होंने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को क्या किया, रिजॉल्व किया। उन्होंने बताया कि एटम यहाँ पर किस तरीके से स्टेबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी जो है यहाँ पर एनर्जी एमिट नहीं करते, वो एनर्जी एमिट करते हैं बस जब क्या करना हो, उन्हें जंप करना हो, ठीक है।
तो तब वो एनर्जी एमिट करते हैं, रिवॉल्व करते वक्त वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करते, हेंस द एटम इज क्वाइट स्टेबल और वो अपनी स्टेशनरी स्टेट में अवेलेबल है। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं बोहर ने बताए, और बोहर ने बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसके अंदर, शेल्स के अंदर। ठीक है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी फिक्स्ड उन्होंने पोजीशन बताई, ओके, और उन्होंने उसे नाम दिया KLMN। ठीक है, उन्होंने उसे नाम भी दिया और बताया भी सही किस तरीके से शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या हैं, सब डिवाइडेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो बोहर एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। एटम का स्ट्रक्चर अब क्या हो जाता है कि एक तो यहाँ पर क्या है, एटम में न्यूक्लियस है, और एक यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर सेंटर में अवेलेबल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, उसका रेडियस बहुत कम है। ओके, और यहाँ पर कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, उसमें क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स को हमने नाम दिया है KLMN। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि 2n² फॉर्मूले से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस लेक्चर के अंदर कवर अप की। आई होप आप लोगों को जो है ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड press the bell icon also to get the timely notification of all such lovely videos, and see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day.